नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पूरा कार्यक्रम सत्य, असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे उसी खेती किसानी और उसको लेकर के हो रहे एक देशव्यापी आंदोलन पर। परंतु आज हम ये बात करेंगे कि आंदोलन का मुद्दा नए कानूनों को निरस्त करना और एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा देना है। परंतु आज हम यह भी बात करेंगे कि देश में इस किसान आंदोलन के बहाने देश की कृषि के वो तमाम मुद्दे पब्लिक डोमेन में आए हैं और उस पर फिर से विमर्श हो रहा है। वह मुद्दा जो आज तक गौण चल रहा था, वह मुद्दा जो आज तक ओझल पड़ा हुआ था, देश के उस आबादी को लेकर के जो एक बहुसंख्यक आबादी है, 15 करोड़ किसान परिवारों के करीब 65 करोड़ की आबादी से जुड़ा यह पेशा, जिसे कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में उत्तम पेशा कहा गया, जिसे कहा गया कि उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी, भीख निदान। मतलब यह है कि यह खेती जो सबसे उत्तम पेशा थी, आज मुद्दा ये है कि आज कृषि सबसे तौहीन पेशा क्यों हो गई। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि खेती का जो इकोनॉमिक्स है वो उद्योग और सेवा के इकोनॉमिक्स से अलग है। कहीं न कहीं खेती का जो अर्थशास्त्र है, खेती की जो उत्पादकता है, उसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि जो उसमें पूंजी लगाई जाती है, जो उसमें जमीन, उसके अलावा अलग अलग इनपुट, तो उसकी जो लागतें होती हैं, जो फिक्स एसेट या फिक्स्ड कॉस्ट जो जमीन है और जो वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कि बीज, खाद, पानी और लेबर है, ये कुल मिला करके कैपिटल का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है और जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कम होता है। इसीलिए विडंबना ये है कि इस उत्तम पेशे का जो हमारे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वह घटते घटते अब 15% के आसपास आ गया है। जो कभी देश की 3/4 आबादी खेती पर निर्भर करती थी और देश का करीब आधे से ज्यादा हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में वह खेती का योगदान हुआ करता था, आज आबादी थोड़ी बहुत उस पर जरूर कम हो गई है, लेकिन जीडीपी में खेती का जो योगदान है वो घटते घटते केवल 15% रह गया है। तो दोस्तों, आज सवाल ये है कि खेती को लाभकारी बनाया जाए। एक षड्यंत्र के तहत, एक कहीं न कहीं एक अन्याय के तहत भारतीय किसान समुदाय के प्रति खेती को एक निर्वाह पेशा बनाए रखा गया, इसे एक प्रोफेशन ऑफ सब्सिस्टेंस बनाए रखा गया, जबकि इसे प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट बनाया जाना चाहिए था। जब भी खेती को लाभकारी बनाने की बात आई तो लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि खेती को जब हम उद्योग का दर्जा देंगे तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, उन्हें जो है वो तमाम तरीके के करों के दायरे में लाना पड़ेगा, जो कि हम खेती को और किसानी को और गांव की आबादी को उन करों से मुक्त करना चाहते हैं। जबकि इस तरीके के अध्ययन आए कि जो व्यक्ति कर चुकाता है, जो व्यक्ति कर के दायरे में है, उसकी आर्थिक हैसियत में, उसकी आमदनी में घटोत्तरी नहीं होती है, कमी नहीं आती है, बल्कि टैक्स देने के बाद भी उसकी आमदनी भी काफी ज्यादा होती है और उसकी जीवन और जीविका का स्तर भी बेहतर होता है और उसका जीवन स्तर भी बेहतर होता है। लेकिन किसानों को हमने ये कह दिया कि हम आपको उद्योग का दर्जा नहीं देंगे और आपको हम टैक्स से जो है बिल्कुल अछूता छोड़ेंगे, लेकिन किसानों के जीवन स्तर में क्यों नहीं बेहतरी आई, किसानों की आमदनी में क्यों नहीं बेहतरी आई। तो कहीं न कहीं एक कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत खेती को अलाभकारी बना करके छोड़ा गया। तो ऐसे में आज एमएसपी को लीगलाइज करने को लेकर के जो किसान आंदोलन रत हुए हैं, वैसे भी मूवमेंट इतना जल्दी खड़ा नहीं होता, मूवमेंट किसी न किसी मोमेंटम से खड़ा होता है और अगर मोमेंटम से जब खड़ा हो जाता है तो उस मूवमेंट के बहाने उस मुद्दे पर विशद विमर्श होता है। मिसाल के तौर पे भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन जब भ्रष्टाचार को लेकर के लोकपाल नामक संस्था के गठन के लिए जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार विषय पर एक विशद विमर्श भी हुआ। और हम बता दें कि आंदोलन कभी भी तभी सुलगते हैं कि जब उसके लिए कहीं न कहीं से कोई सेफ पैसेज मिलता है,
या अनुकूल एनवायरमेंट मिलता है। आप देश की आजादी के आंदोलन को भी लें, जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे रियायतें देनी शुरू की तभी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने निर्मित करवाया। उन्होंने जो है प्रांतीय असेंबली में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार दिया। उन्होंने भारतीयों को तमाम अखबार और पत्रिकाएं खोलने का अधिकार देकर उन्हें एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार दिया और देश में राष्ट्रीय जनजागरण और एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक उसी तरह यूपीए काल में जब आरटीआई कानून लाया गया तो उस कानून के जरिए ही कहीं न कहीं लोगों को एक तरह से बल मिला कि वो एक नया आंदोलन खड़ा करें, जिसके लिए कि भ्रष्टाचार के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून आए, कॉम्प्रिहेंसिव संस्था आए और लोकपाल नामक आंदोलन जो है उसी सरकार के खिलाफ लड़ा गया। आज मोदी सरकार ने इन खेती के बाजार से जोड़ने के लिए जो ये 3 नए कानून लाए, वो कोई गलत कानून नहीं था, लेकिन वो आधा अधूरा था, उसमें पूरी तैयारी नहीं थी। सरकार ने यह इस बात पर गौर नहीं किया या जानबूझकर अनसुना किया कि मौसम में सारे खेती उत्पादों के दाम कम होते हैं। जिन खेती उत्पादों के दाम एमएसपी और स्टैट्यूटरी प्राइस के जरिए निर्धारित होते हैं, जैसे गन्ना, जैसे कि दूध, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिनकी दरें तय करती है, कॉटन, इन सारे किसानों को अच्छा लाभकारी मूल्य मिलता है और बाजार में चाहे मांग और पूर्ति का कितना भी दबाव हो उसके दाम घटते नहीं है। लेकिन बाकी सारे खेती के आइटम के दाम सीजन में घट जाते हैं और कॉर्पोरेट को आपने आजादी दे दी तो वह गिरे हुए मूल्यों पर खरीदना क्यों नहीं चाहेगा। बिजनेस का नियम है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन चाहिए, इसीलिए हमें रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से एमआरपी फिक्स कर हम सामानों की अधिकतम कीमतें तय करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम एमएसपी तय कर किसानों का न्यूनतम एक तरह से मूल्य तय करते हैं जिससे उसे घाटा ना हो। तो कुल मिलाकर के खेती के मुद्दों में एमएसपी को लीगलाइज करना ही केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि इस आंदोलन के बहाने और खेती पर हो रहे विमर्श के बहाने हम कहना चाहेंगे कि भारत में खेती पर जो सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15% का योगदान करती है, उस पर 60% जनसंख्या का अवलंबित रहना एक तरह से पेशेवर असंतुलन पैदा करता है। एक तरह से देश में अलग अलग सेक्टरों का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसकी एक बहुत बड़ी असंतुलन की तस्वीर पैदा करता है। तो हमारा मानना है कि 15% अगर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान होता है तो केवल 15% ही श्रम शक्ति खेती पर अवलंबित होनी चाहिए। यह बात ठीक है कि खेती एक सीजनल पेशा है, इसमें सालों भर रोजगार नहीं मिलता, कहीं न कहीं इसमें एक तरह से प्रचंड बेरोजगारी होती है या रोजगार जो होता है वो एडिक्वेट एनफ नहीं होता है। तो एक घर में, एक किसान परिवार में अगर 4 और 5 सदस्य हैं तो एक व्यक्ति खेती करे या तीनों व्यक्ति अगर मिल करके अगर मौसम में खेती कर लेते हैं और बाकी समय में कोई बिजनेस करे, कोई पुलिस या सेना की नौकरी में चला जाए या कोई स्थानीय दफ्तरों में काम करे या कोई स्थानीय शहर में फैक्ट्री में या तमाम अलग कारोबार करे या कोई व्यापार करे, तो इस तरीके से जब तक हम खेती पर अवलंबित पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, यानी कि वहां से उनको छिटकाएंगे नहीं, उनसे थोड़ा सा अलग नहीं करेंगे, तो हम देहात के परिवारों को, गांव में रहने वाले उन तमाम किसान परिवारों की आमदनी को सचमुच में हम ज्यादा बेहतर नहीं बना सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि हर किसान परिवार की, हर देहात में रहने वाले परिवार की आमदनी में यथोचित बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए जरूरी है कि खेती के अलावा परिवार के और सदस्य अलग अलग पेशों में जाएं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो खेती को लेकर के एक मोनोटोनस विमर्श किया जाता है, एक स्टीरियोटाइप जो तर्क और आंकड़े दिए जाते हैं कि 60% जनसंख्या अवलंबित है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक बार फिर से ये सर्वे कराना चाहिए कि खेती पर वास्तविक रूप में अवलंबित जनसंख्या कितनी है और दूसरा, साल भर में वो कितना दिन समय खेती पर देती है और कितना समय वो गैर खेती कार्यों पर देती है। अगर ये एक आंकड़ा, अगर एक अच्छा आंकड़ा, एक क्वालिटी आंकड़ा अगर निकाला जाए तो भारतीय कृषि में पेशेवर असंतुलन की समस्या का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, खेती में आमदनी बढ़ाने को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द
पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन तो जरूरी है ही, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी जो है वो बेहद जरूरी है। और कहीं न कहीं हम खेती पर हो रहे विमर्श का हम इसे दूसरा मुद्दा मानते हैं कि खेती के अलावा देहात में बहुत सारी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी है, जिसमें कि वेटनरी है यानी कि पशुपालन है, जिसमें कि डेयरी है, जिसमें कि फॉरेस्ट्री है, जिसमें कि पीसी कल्चर है, जिसमें कि एपी कल्चर है यानी कि मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, पोल्ट्री है, मुर्गा पालन है, डेयरी है, दूध का कारोबार है। और अलग अलग तरीके से गांव में भी अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। गांव में भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर फोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है और गांव से ही ये श्रम शक्ति शहरों में जाती है और कहीं न कहीं वहां के महानगरों में, औद्योगिक केंद्रों में तमाम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एक तरह से हिस्सा बनती है। तो एक तरह से कहीं न कहीं मोबिलिटी ऑफ लेबर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी कि गांव में रहने वाले वो जो परिवार है और उनकी जो जनसंख्या है सीजन में खेती करती है तो गैर सीजन में वो प्रवासी मजदूर भी बनते हैं। जैसा हमने कहा कि एक परिवार में अलग अलग पेशे किए जाए, तो कहीं न कहीं खेती में पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करना, एग्रीकल्चर को एक्टिविटी को भी जो है ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफाई करना और उसको ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करना भी एक खेती के विमर्श का एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा मुद्दा जो खेती को लेकर के जो उससे जुड़ा है वह है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यानी कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली का। कहीं न कहीं हमारी भारत की सरकार ने आजादी के बाद से ही खाद्य आत्मनिर्भरता को, खाद्य सुरक्षा को एक बड़ा महत्व दिया, क्योंकि कहीं न कहीं हम खाद्य का जो है पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाते थे, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। देश में वैसे भी सूखे, बाढ़, आपदा काल में एक तरह से अनाज की किल्लत होती थी, फसल मारे जाते थे, तो लोगों को पोषाहार और अनाज और तमाम चीजों से हमें उपलब्ध कराना था। तो इसके लिए सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई और कहीं न कहीं ये सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली देश का एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना, देश के तमाम दलों का एक पॉपुलिस्ट एजेंडा बना और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का एक संस्थागत स्वरूप, अगर कई सारे संस्थागत स्वरूप है भ्रष्टाचार के, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनकर के उभरा। क्योंकि हम तमाम सब्सिडी की बात करते हैं, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, और इसमें फूड सब्सिडी सबसे बड़ी रकम है। करीब 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए केवल खाद्य सब्सिडी में चला जाता है। दोस्तों, अभी अभी कोरोना काल में सरकारों ने जो पॉपुलिज्म किया और वो जरूरत भी थी कि गांव के परिवारों को हर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया गया और 1 किलो दाल दिया गया। तो सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के तहत आम तौर पे यह तो असाधारण परिस्थिति थी और इस परिस्थिति में हमारा ये कहना होगा कि खेती के विमर्श का मुद्दा ये कहता है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को केवल आपदा काल के लिए रखा जाए। सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को केवल दूर दराज और आदिवासी इलाकों में रखा जाए। सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को उन इलाकों के लिए रखा जाए जहां मार्केट का एक्सेस नहीं है और आपदा काल जब भी हो, चाहे वो बाढ़ हो, अकाल हो, सूखा हो, महामारी हो, पेंडेमिक हो, भूस्खलन हो, पहाड़ी इलाके हो, दुर्गम इलाके हो, आदिवासी इलाके हो, वहां पर पीडीएस सिस्टम को रखा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आमतौर पे जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो एक गरीब परिवार को जो हम उसे भोजन और पोषाहार सुरक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें नकद भत्ता दिया जाए। क्योंकि ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वास्तव में यूटिलाइज हो पाती है या नहीं, या केवल उसे अनाज के प्रोक्योरमेंट में, अनाज के भंडारण में और अनाज के ट्रांसपोर्टेशन में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कई तरीके के भ्रष्टाचारों का पोषण किया जाता है। एक समय था कि जब भ्रष्टाचार के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 1-1 हजार प्रति क्विंटल खर्च दिखाया जाता था। करोड़ों रुपए की राशि जो है वो चूहे के खाने और सड़े में दिखाया जाता था। लाखों टन अनाज जो है वो गोदामों में सड़ा है। तो हम क्यों इतनी पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? हम गरीबों को सीधे भत्ता दें कि वो बाजार से अनाज खरीदें। जो जरूरतमंद गरीब है हम उनकी बात कर रहे हैं।
और बाजार से जब अनाज खरीदेंगे तो फिर बाजार का फायदा किसानों को मिलेगा। फिर किसानों को इस बात के लिए आंदोलनरत नहीं रहना पड़ेगा कि एमएसपी का जो है पर्याप्त दाम नहीं है या मंडी में खरीदारी नहीं की जा रही है। हालांकि एमएसपी को लीगलाइज करना, एमएसपी को वाजिब रखना बेहद जरूरी बात है, लेकिन साथ साथ पीडीएस सिस्टम को हटाकर मार्केट से गरीबों को अनाज खरीदने के लिए राहत देना, उनको काम के बदले अनाज देने की योजना ठीक योजना हो सकती है। अन्यथा देश में जितने भूखे लोग हैं, किसी को पता नहीं कि कब उसे भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तो उसके लिए तैयार भोजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाए। इसके लिए एनजीओ की सहायता लिया जाए, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे और लंगर की सहायता ली जाए। वो गुरुद्वारे और लंगर आज भी 1 लाख आंदोलनकारी किसानों के लिए रोज भोजन तैयार कर रहे हैं और उन्होंने 6 महीने उनके भोजन की व्यवस्था की है। तो ऐसे में हम तैयार भोजन दें, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और जेन्युइन भूखे लोगों को खाना मिलेगा। तो कहीं न कहीं खेती से ये तीसरा मुद्दा है कि सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली को स्पेशल पर्पस के लिए रखा जाए, आम पर्पस के लिए नहीं रखा जाए। और जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो कहीं न कहीं किसानों को प्राइस इंसेंटिव के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खर्च किया जाए। मेरा मानना है कि खेती में अगर जो सबसे बढ़िया नीति हो सकती है कि हम विदेशों की तरह सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि खेती लाभकारी पेशा नहीं है, पर दुनिया के तमाम देश न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बल्कि विदेशी व्यापार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने किसानों को करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडी जबरदस्ती देकर उन्हें मनाते हैं कि आप खेती करो। फिर भी अमेरिका जैसे देश में केवल 3% किसान अरबों की सब्सिडी लेकर के भी खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि खेती में उत्पादकता और मुनाफा कम है। यह एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको लेकर के किसी के दिमाग में और मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। उत्तम पेशा जरूर है, लेकिन ये लाभकारी पेशा नहीं है। लेकिन भारतीय कृषि को भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा सब्सिडी देने की पैरवीकारी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बात की वकालत कर रहे हैं कि किसानों के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए और उनसे उनका पेमेंट लीजिए, परंतु उनके उत्पादों का दाम उनके लागतों के हिसाब से पर्याप्त रखिए और मौसम में ओवर सप्लाई की स्थिति में कदापि गिरने मत दीजिए। बाजार का सहयोग लीजिए, कॉर्पोरेट का सहयोग लीजिए, किसानी पेशा को लाभकारी बनाइए और 15% जो जीडीपी का योगदान है उसमें केवल 15% परिवारों का, 15% आबादी को ही उसमें इन्वॉल्व रखा जाए फुल टाइम के तौर पे। अन्यथा एग्रीकल्चर का पूरा से पूरा डाइवर्सिफाई किया जाए। तो ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं मौजूदा किसान आंदोलन के चल रहे किसान आंदोलन में हो रहे खेती के व्यापक विमर्श, खेती को लेकर हो रही विशद चर्चा को एक नया आयाम देते हैं। और कहीं न कहीं ये चारों मुद्दे भारतीय कृषि की एक तरह से वैकल्पिक जरूरत है, एक पूरक है और इन 4-5 मुद्दों को लेकर के ही हम भारतीय कृषि का काया पलट कर सकते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, खेती को एक रेस्पेक्टफुल बना सकते हैं और खेती को, किसानों को उनकी बेचारगी से हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, किसी सुलगते सवाल पर हम फिर आपसे रूबरू होंगे और फिर उन मुद्दों पर जो है पूरी विशद चर्चा आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।